Welcome to Histone Science Academy, and in this particular tutorial we are going to talk about nervous tissues. इस particular टॉपिक में हम बात करेंगे नर्वस कर देने वाले टिश्यूज़ के बारे में, यानी नर्वस टिश्यूज़ के बारे में. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर में आपको न्यूरॉन पढ़ना है. सो वो इसका एक पार्ट है. और अगर आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाली अगर हम उस चैप्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर आप नर्वस टिश्यूज़ के बारे में आप बात करोगे, जिसमें न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के अलावा जो टिश्यूज़ आपके नर्वस सिस्टम को बनाते हैं उसका भी एक इन डेप्थ स्टडी दिया हुआ है. तो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम जो बात करने वाले हैं वो नर्वस टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की. और न्यूरॉन्स के अलावा जो दूसरे टिश्यूज़ हैं जो आपके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, हम उनका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे. बहुत डिटेल्ड स्टडी हम उसका करने वाले हैं. सो बिफोर मूविंग ऑन, मैं एक छोटा सा आपको लिस्ट दे देता हूँ कि हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, सो दैट कि आपको आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस टाइम पर मैं ये ट्यूटोरियल आपके साथ में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, तो अगर आपको याद होगा तो जब हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे थे, हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे. हमने वहाँ पर ब्रेन देखा, हमने स्पाइनल कॉर्ड देखा, हमने रिफ्लेक्स आर्क देखा, हमने रिफ्लेक्स एक्शन देखा. उसके बाद में हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स देखे. यहाँ पर एक पॉइंट था जो मैंने आपको कहा था कि विल डिस्कस लेटर, और वो पॉइंट था कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि एक नर्व इम्पल्स क्या होती है, एक एक्शन पोटेंशियल किसको कहते हैं. ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसको समझने से पहले आपको न्यूरॉन्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इसीलिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं न्यूरॉन्स को लेकर आपके सामने आया हूँ, और हम न्यूरॉन्स को जो है बहुत डिटेल में, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम बहुत डिटेल में न्यूरॉन और न्यूरल टिश्यूज़ को हम स्टडी करने वाले हैं. तो पहले हम बात करते हैं कि हम इस ट्यूटोरियल में क्या क्या देखेंगे. सो हम बात करेंगे न्यूरॉन्स और न्यूरॉन से रिलेटेड हर एस्पेक्ट के बारे में. इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ और टिश्यूज़ के बारे में जो आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है. उनको हम कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स और न्यूरोग्लियल टिश्यूज़. और फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है. और इसके बाद में भी अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हो, फॉर्चुनेटली अगर आप एमबीबीएस में जाते हो, तो जब आप ब्रेन पढ़ोगे तो इन टर्मिनोलॉजीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. इससे भी रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट विद द टॉपिक. बहुत सारी चीज़ें जो है वो नोट्स मैंने एक्चुअल में ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो. और मैं कुछ पॉइंट्स को फोकस करूंगा, हाईलाइट करूंगा, हम उसी को देखते हुए चलेंगे. ये पॉइंट्स एक्चुअल में मैंने इसलिए लिख के रखे हैं ताकि राइटिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो जो रहे वो एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल मैं उसको कर सकूं. तो हम बात करते हैं नर्वस टिश्यूज़ से रिलेटेड. अब नर्वस टिश्यूज़ किसको कहते हैं, तो वो सारे सेल्स और वो सारे टिश्यूज़ दैट मेक और कंप्लीट नर्वस सिस्टम, दे आर कंसिडर्ड टू बी नर्वस टिश्यूज़. और जब हम नर्वस टिश्यूज़ की बात करते हैं तो हमारे पास में दो मेन टाइप के टिश्यूज़ हैं. एक हम कहते हैं न्यूरॉन्स, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल टिश्यूज़ हम उसको कहते हैं. सो विल फर्स्ट मूव टूवर्ड्स न्यूरॉन्स. अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स को आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सीएनएस कह सकते हो. आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का या आपके नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है. और न्यूरॉन जो है दे आर यूनिक टाइप ऑफ सेल्स, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बिकॉज दे आर हैविंग सम यूनिक फंक्शंस. इनके पास में कुछ यूनिक फंक्शंस करने की एबिलिटीज़ है. अब ये यूनिक फंक्शंस क्या है, तो दे आर हैविंग सेंसिंग एबिलिटीज़ जो दूसरे नॉर्मल सेल्स के पास में नहीं है. आपके न्यूरॉन्स सेंस कर सकते हैं, दे कैन सेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशंस. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर ये पेन पकड़ा हुआ हूँ तो मैं इसको फील कर सकता हूँ. सो ये जो सेंस ऑफ फीलिंग है, ये जो सेंस ऑफ टच है, ये सिर्फ न्यूरॉन्स फील कर सकते हैं. अगर मैं इसको ज़ोर से प्रेस करूँगा तो प्रेशर वाली फीलिंग आती है. सो वो प्रेशर जो है वो भी न्यूरॉन्स फील कर सकते हैं. अगर मैं
मान लीजिए किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख देता हूँ तो मुझे सडनली फील होता है कि ये बहुत गर्म है, तो वो जो सेंस ऑफ टेम्परेचर है, या कोई ठंडी चीज़ को टच करने पे लगता है, फील हो जाता है कि ये बहुत ठंडा है, तो ये जो सेंस ऑफ टेम्परेचर है ये भी सिर्फ न्यूरॉन्स के पास में है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो न्यूरॉन्स कर सकते हैं, जैसे थिंकिंग का अगर आप प्रोसीजर देखें तो थिंकिंग में न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है, ये कोई और टाइप के सेल्स नहीं कर सकते। रेस्पॉन्डिंग, डिफरेंट टाइप के रेस्पॉन्स देना, मोटार रेस्पॉन्सेज जिसको हम बोलते हैं, वो भी सिर्फ न्यूरॉन्स कर सकते हैं। और रिमेंबरिंग, याद रखने में न्यूरॉन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन है। इसके बाद में कंट्रोलिंग जो है, अब कंट्रोलिंग अलग अलग टाइप की हो सकती है। मेरी मसल्स का कंट्रोल है, मेरे डिफरेंट ऑर्गन्स का कंट्रोल है, मेरे डिफरेंट ग्लैंड्स का कंट्रोल है। सो ये कंट्रोलिंग वाला काम जो है ये भी सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स ही कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये स्पेशल फंक्शंस है, ये कुछ यूनिक फंक्शंस है जो सिर्फ न्यूरॉन्स मेरी बॉडी में परफॉर्म कर सकते हैं। और यही एक रीज़न है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से अपनी स्क्रीन को देखिए और जो पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसको स्टडी कीजिए। मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्पेशल पावर्स, ये जो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने की पावर्स न्यूरॉन को मिली है, बिकॉज ऑफ दैट पावर एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पेशल पावर ओनली most of the neurons have lost the ability to divide, to multiply mitotically. मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स जो है एक बार मेच्योर होने के बाद में सेल डिविजन्स के अंदर नहीं जाते हैं, उनका माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है। अनलाइक अदर सेल्स ऑफ आवर बॉडीज़ के, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे कुछ डैमेज हो जाए, अगर इस पार्ट पे कुछ अगर ऐसे कुछ इंजरी हो जाए, तो आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आप देखते हो कि वो स्किन जो है वो हील होने लगती है। और वो हीलिंग क्या है, तो वो हीलिंग में सेल डिवीजन होता है, न्यू सेल्स बनते हैं, इंजर्ड सेल्स जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं, वो वहाँ एक नई लेयर जो है वो बनना स्टार्ट होती है, न्यू सेल्स उसकी जगह लेते हैं और वहाँ पर जो है रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है सेल्स का। लेकिन ये चीज़ न्यूरॉन्स के साथ में नहीं होती। न्यूरॉन्स एक बार जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो रीजेनरेट तो हो सकते हैं, मतलब इंजरी के बाद में वो थोड़े बहुत रिपेयर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सो न्यूरॉन्स आर अनेबल टू गो अंडर माइटोटिक डिवीजन। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक। सो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है कि बिकॉज जनरली हम ये कंसेप्ट मानते हैं कि बिकॉज ये न्यूरॉन्स के पास में ये स्पेशल पावर्स है एंड देयर फॉर दे आर अनेबल टू गो, दे आर अनेबल टू डिवाइड माइटोटिकली। अब अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे टाइप के सेल्स की बात करें, तो जो दूसरे सेल्स हैं हम इनको कहते हैं कि भाई न्यूरोग्लिया सेल्स हैं या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। अब ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं इनकी भी कुछ स्पेशलिटीज़ है। क्या स्पेशलिटीज़ हैं, तो एज़ कम्पेयर टू न्यूरॉन्स दे आर स्मॉल, छोटे होते हैं। इनका काम क्या होता है, तो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सराउंडिंग द न्यूरॉन्स को सराउंड करते हैं, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अगर आप नंबर में देखोगे सो दे आर ऑलमोस्ट 5 to 25 टाइम्स मोर देन न्यूरॉन्स। तो अगर आप अपना नर्वस सिस्टम देखोगे तो मोर देन 50% ऑफ योर नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। तो आपके न्यूरोग्लियल सेल्स जो है आपके नर्वस सिस्टम का 50% पार्ट आराम से बना लेते हैं। और न्यूरॉन्स का अगर आप काउंटिंग करोगे तो न्यूरॉन्स के कंपैरिजन में आपके न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो 5 to 25 टाइम्स जो है वो ज़्यादा रहते हैं। ये कुछ कॉमन बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है वो मैं आपको आगे बताता चलूँगा। इसमें से एक पॉइंट मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि न्यूरॉन्स जो रहते हैं दे आर अनेबल टू गो अंडर माइटोटिक डिवीजन, ठीक। सो आई होप कि यहाँ तक ये पॉइंट्स क्लियर हैं। हमारे पास में नर्वस टिश्यूज़ के नाम पे दो टाइप के सेल्स हैं, एक न्यूरॉन्स है और दूसरे न्यूरोग्लियल टिश्यूज़ हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स मैंने आपको कहा कि छोटे होते हैं, न्यूरॉन्स को सराउंड करते हैं, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, 5 to 25 टाइम्स मोर, दे आर 5 to 25 टाइम्स मोर एज़ कम्पेयर टू न्यूरॉन्स। इसके अलावा इनकी फंक्शंस क्या होती है, तो न्यूरॉन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आगे और डिटेल में मैं आपको डिस्कस करूँगा, अभी मैं जस्ट एक ग्लिम्स उसका आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा इनका एक और काम होता है कि ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना, जो सेल के अराउंड जो फ्लूइड होता है जिसमें सेल कंप्लीटली डूबे हुए होते हैं, सो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को उसको मेंटेन करना, उसकी लेवल को, उसके कंपोजिशन को मेंटेन करने का काम भी जो है वो यहाँ पर आपके नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लियल सेल्स करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम आगे इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अनलाइक न्यूरॉन, जैसे मैंने कहा कि न्यूरॉन तो सेल डिवीजन में नहीं जा सकते, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स जो है दे आर एबल टू मल्टीप्लाई, दे आर एबल टू अंडरगो
दे आर एबल टू गो अंडर माइटोटिक सेल डिवीजन। तो इवन आपका नर्वस सिस्टम मेच्योर भी हो जाए तो आप जब तक आपकी लाइफ है तब तक न्यूरोग्लियल सेल जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वो सेल डिवीजन में जा सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, अब कुछ और बातें जो है आगे डिस्कस करते हैं। ये न्यूरॉन और आपका न्यूरोग्लियल सेल्स ये दोनों कंबाइन होके दे मेक डिफरेंट पार्ट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग नेटवर्क ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिलके हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग सिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा इनका काम क्या है, तो ये बॉडी और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, या ये कहा जाए कि ये कनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ बॉडी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये न्यूरॉन्स और आपके न्यूरोग्लियल टिश्यूज़ मिलके ये आपकी बॉडी को और आपके स्पाइनल कॉर्ड को और आपके ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं। आगे और डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल टिश्यूज़ जो है इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो हर जगह सेम नहीं रहते। देखिए हमने अपने नर्वस सिस्टम को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मेरी बॉडी का सेंट्रल एक्सेस में प्रेजेंट है, जैसा मेरा ब्रेन और मेरा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेरी बॉडी के एकदम सेंट्रल एक्सेस में प्रेजेंट है, तो मैं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहता हूँ। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो मेरी बॉडी के पेरीफेरीज में प्रेजेंट है, जो मेरी बॉडी की पेरीफेरीज को, उसकी साइड्स को, उसके अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है। जैसे ये दोनों हाथ हो गए, ये सेंट्रल पार्ट नहीं है लेकिन ये पेरिफेरल पार्ट है, ठीक है। वैसे ही मेरे लेग्स हैं और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी है, तो इनको कनेक्ट करने का काम जो है वो मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो अलग अलग रीजन्स हैं और इन दोनों रीजन्स के फंक्शंस भी थोड़े डिफरेंट है, एक दूसरे से थोड़े अलग है। और इनके फंक्शंस अलग होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स हैं इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी थोड़े थोड़े डिफरेंट है। यानी जो स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर जो रहेगा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रहेगा। हम आगे उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब हम बात करते हैं और चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स की तरफ हमारी बॉडी के, वो है न्यूरॉन्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आप न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को ठीक से समझ गए तो जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जैसे एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना, नर्व इम्पल्स आपने कई बार सुना होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, नर्व इम्पल्स ट्रैवल किया। अब ये नर्व इम्पल्स क्या है ये भी आपको समझना आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन तब जब आप न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझ जाओ। तो न्यूरॉन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ध्यान से सुनिए कि हम इसकी क्या क्या डिटेल्स को जो है आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूरॉन जो है जैसे मैंने कहा कि दे आर स्पेशल सेल एंड जस्ट लाइक मसल सेल्स, एक और स्पेशल कैटेगरी ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स के जो सेल हैं, आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पढ़ा है। आप जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे तब आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी है कि किस तरह से आपकी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो आपने वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स का नाम जो है वो सुना हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूरॉन्स के अंदर में एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है और वो स्पेशल प्रॉपर्टी है उनकी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। अब ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, देखिए नाम से समझ में आता है इलेक्ट्रिकल है मतलब वहाँ पर कुछ तो भी चार्जेस से रिलेटेड हो रहा है ना। हम करंट बोलते हैं, करंट इज़ नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब हमारी बॉडी में हम कहते हैं कि नर्व इम्पल्स है और ये नर्व इम्पल्स कुछ और नहीं है बल्कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ करंट, ठीक। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हो, बॉडी में करंट कहाँ से आ गया। तो बॉडी में आयंस तो है ना, पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, नेगेटिवली चार्ज आयंस है। अब सोचिए अगर ये आयंस मूव करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो चार्जेस फ्लो होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कहता हूँ कि ये करंट है, ठीक है। तो जैसे ही एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है तो मेरे न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, या ये कहिए कि मेरे न्यूरॉन्स जो है वो अलग अलग वोल्टेज पे एक्टिविटी शो करते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और फिर वो नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे। और फिर वो जो नर्व इम्पल्स है एक टाइप का करंट है, वो पूरे न्यूरॉन से होते हुए, एक न्यूरॉन से होते हुए दूसरे न्यूरॉन में जाएगा और फिर दूसरे न्यूरॉन से होते हुए तीसरे में, और ऐसे करते हुए वो मेरे बॉडी के उस ऑर्गन या उस पार्ट तक जाएगा जहाँ पर उसको वो मैसेज डिलीवर करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको एक्शन
एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स से रिलेटेड बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूरॉन्स की एक बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है और वो है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी को मैंने बहुत सिंपल से टर्म्स में ये कहा कि neurons are stimulated, they get activated at a particular potential difference, ठीक है। या फिर इसको आप अदर टर्म्स में कहिए कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, तो उसको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस या फिर टू कन्वर्ट अ स्टिमुलस इनटू एक्शन पोटेंशियल। हमारे न्यूरॉन्स जो है ये स्टिमुलस को यानी सेंसेशन को एक एक्शन पोटेंशियल में, एक नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एबिलिटी है न्यूरॉन्स की। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। आप अपनी आंखें बंद कीजिए एंड आफ्टर क्लोजिंग योर आईज वेदर यू आर एबल टू सी एनीथिंग। आंखें बंद करने के बाद में क्या आपको कुछ दिखाई देता है? तो आंसर है नहीं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ स्टिमुलस की। स्टिमुलस किसको बोलते हैं? तो स्टिमुलस जो रहता है इट इज़ द चेंज इन एनवायरनमेंट अराउंड द सेल। आपके सेल के एनवायरनमेंट में जब कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो एक करंट डेवलप करता है, वो एक इम्पल्स डेवलप करता है, वो एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर सकता है, इसी को मैं कहता हूँ स्टिमुलस। या अदर वर्ड्स में स्टिमुलस के लिए एक बहुत सिंपल सा वर्ड मेरे लिए है, वो है सेंसेशन। ठीक है, सो मेरे न्यूरॉन्स क्या कर सकते हैं, वो सेंसेशन को एक इम्पल्स में या फिर एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल जो मैं दे रहा था कि जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं, लाइट एंटर्स इनटू योर आईज थ्रू योर प्यूपिल। लाइट आपके प्यूपिल से होते हुए आपकी आईज में जाता है और लेंस से होते हुए वो रेटिना पर पड़ता है। जैसे ही लाइट आपकी रेटिना पर पड़ता है, आपका रेटिना का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है, मतलब वहाँ पर सेंसेशन होने लगता है और आपका रेटिना एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही आपका रेटिना एक्टिवेट हो गया, यानी उसको लाइट के फॉर्म में स्टिमुलस मिल गया, उसको सेंसेशन मिल गया, तो वो इस सेंसेशन को लेकर, इस मैसेज को लेकर आगे बढ़ता है और आपके ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में जाता है। और ये जो मैसेज जा रहा है इसी को मैं कहता हूँ नर्व इम्पल्स, या इसी को मैं कहता हूँ एक्शन पोटेंशियल। तो मेरे रेटिना पे जो स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने क्या किया, जैसे ही लाइट उन पर पड़ी, जैसे ही लाइट मेरे न्यूरॉन्स पर पड़ा, तो वो लाइट के सेंसेशन को, वो लाइट के स्टिमुलस को उसने कन्वर्ट कर दिया एक इम्पल्स के अंदर में, एक मैसेज के अंदर में। वो मैसेज जो ट्रांसफ़र होते हुए, जो ट्रैवल होते हुए जाएगा मेरे ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में, और मेरे ब्रेन का ऑक्सीपिटल लोब क्या करेगा, उस मैसेज को, उस नर्व इम्पल्स को डीकोड करेगा और उसके बाद में एक विजुअल इमेज मेरे सामने क्रिएट करेगा। ये स्पेशलिटी है न्यूरॉन्स की। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया आपको आइज से रिलेटेड। ऐसे ही टच है, ऐसे ही प्रेशर है, ऐसे ही टेम्परेचर है, और अलग अलग टाइप की फीलिंग्स और सेंसेशंस जो हम कर सकते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। और ये एबिलिटी किसी और टाइप के सेल्स के अंदर नहीं है। ठीक है, सो ये हमारे न्यूरॉन्स की एक बहुत स्पेशल एक बहुत स्पेशल क्वालिटी है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर है। और नर्व इम्पल्स के कंडक्शन और उसके जनरेशन से रिलेटेड मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा हम उसमें बात करेंगे। एक्चुअल में उसी वीडियो के लिए मैं आपको न्यूरॉन्स से रिलेटेड ये सारी डिटेल्स जो है वो समझा रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दे देता हूँ। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमारी बॉडी में छोटे से छोटे न्यूरॉन्स भी है और बड़े से बड़े न्यूरॉन्स भी है। इतने छोटे न्यूरॉन्स भी है जो मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं 1 मिलीमीटर की लेंथ में, और इतने छोटे छोटे न्यूरॉन्स बेसिकली मेरे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स छोटे नहीं रहते, वो जनरली बहुत लेंदी रहते हैं, उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा रहती है। अगर मैं बात करूँ कि जैसे अगर आप गुदगुदी हमको समझता है ना, अगर मैं आपके टो पर, आपके पैर पे, ठीक है, वहाँ पर गुदगुदी करूँ तो आपको फील होगा और आप सडनली अपना पैर जो है वो हिलाने लगोगे। ठीक है, उसको मूव करने लगोगे, वहाँ की मसल्स को मूव करने लगोगे। तो ये जो सेंसेशन है ये किस वजह से, क्योंकि आपके टो से लेके
आपके टो से लेके आपके ब्रेन तक भी एक न्यूरॉन का कनेक्शन है। सो न्यूरॉन छोटे से छोटे भी हो सकते हैं और इतने लंबे भी हो सकते हैं कि दे आर ऑलमोस्ट अबाउट द हाइट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, अब इसमें कुछ जंक्शंस भी रहते हैं, पार्ट्स भी रहते हैं, उसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम उसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो सेंसेशन मैंने आपको कहा ना, देखिए कितना रैपिडली होता है, कितनी फास्ट होती हैं ये सारी चीज़ें। आपके न्यूरॉन से जब ये नर्व इम्पल्स जाता है, ये जो एक्शन पोटेंशियल जाता है, इसका स्पीड अगर आप देखोगे, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपको मतलब ये कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं, बहुत क्या कहते हैं कि बहुत एक्साइट कर देने वाली चीज़ें जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। जो चीज़ आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बता रहा था कि स्पीड कितनी है, देखिए इसकी कि 0.5 to 130 मिलीमीटर की स्पीड से मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये सेंसेशन चलता है। 0.5 to 130 मैक्सिमम स्पीड देखिए, 130 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। इतनी स्पीड से ये नर्व इम्पल्स आपकी बॉडी से चल रहा है, इसीलिए तो मैं इतना इमीडिएटली किसी भी चीज़ को रेस्पॉन्स कर सकता हूँ, है ना। जैसे ही गर्म चीज़ पे हाथ लगा, इंस्टेंटली मैं अपना हाथ वहाँ से हटा सकता हूँ। कोई चीज़ मेरे पैर में चुभ गई तो मैं इंस्टेंटली अपना पैर जो है वहाँ से हटा सकता हूँ, है ना। कोई चीज़ स्पीड से मेरी तरफ आ रही है तो मैं बहुत रैपिडली उसको टैकल कर सकता हूँ। सो ये इतनी रैपिड मूवमेंट क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये जो सेंसेशंस मेरी बॉडी में चल रहे हैं, ये जो नर्व इम्पल्सेस मेरी बॉडी में चल रही है, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है। मैक्सिमम स्पीड जो मैंने आपको बताया वो कितनी है? इट इज़ 130 मीटर पर सेकेंड, 130 मीटर एक सेकंड के अंदर में। और 130 मीटर का तो बंदा होता भी नहीं है। हमारी बॉडी हार्डली 2-2.5 मीटर के अंदर में तो हमारी बॉडी की हाइट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आप स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू पर जाते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहता है। तो हम अपने पूरे न्यूरॉन को जो है 3 पर्टिकुलर पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट और तीसरा होता है एक्सॉन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल बॉडी से रिलेटेड स्ट्रक्चर। मैं आपको न्यूरॉन का आगे बताऊंगा। ठीक, पहले हम कुछ कंसेप्चुअल बातें कर लेते हैं। तो मैंने ये कहा कि हम कंप्लीट न्यूरॉन को वी डिवाइड अ कंप्लीट न्यूरॉन इनटू 3 मेजर पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज द सेल बॉडी, अनदर इज द डेंड्राइट एंड द नेक्स्ट वन इज द एक्सॉन। ठीक है, सेल बॉडी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिकैरियन। द सेल बॉडी इज ऑल्सो रेफर्ड एज पेरिकैरियन और सोमा। ठीक है, एंड जस्ट लाइक द सेल्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ आवर बॉडी, जिस तरह हमारी बॉडी के दूसरे सेल्स होते हैं, उसी तरह पे जो सेल बॉडी होती है, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है, उसमें न्यूक्लियस रहता है। एंड दैट न्यूक्लियस, वो जो न्यूक्लियस है, इट इज़ सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, जैसा बाकी सेल्स में रहता है। इतना याद रखिए कि न्यूरॉन की सेल बॉडी में जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके लिए एक और नाम है, मैं उसको न्यूरोप्लाज्म भी कह सकता हूँ। ठीक है, सो न्यूरॉन के 3 पार्ट्स, सेल बॉडी में रहेगा जैसे बाकी सब सेल्स में रहता है न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो हैविंग सम अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड ऑल दोज थिंग्स जो बाकी सेल्स में होती है, वो सब न्यूरॉन्स की सेल बॉडी में भी रहता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी में देयर आर सम फ्री राइबोसोम्स, कुछ राइबोसोम्स रहते हैं जो फ्री घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है आगे बताता हूँ। एंड along with the free ribosomes there are some small granular structures. ठीक है, and these small granular structures they are called as Nissl bodies. ये आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूरॉन की सेल बॉडी में, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, बाकी सारी चीज़ें तो है जो दूसरे सेल में भी रहता है। डिफरेंट क्या है? तो कुछ फ्री राइबोसोम्स हैं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो कुछ स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं। एंड दीज स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज निसल बॉडीज और निसल ग्रैन्यूल्स। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है। ये निसल ग्रैन्यूल्स का काम क्या होता है? ठीक है, और ये निसल ग्रैन्यूल्स बनते किससे हैं? तो ध्यान से सुनिए। आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना है ना? सो निसल बॉडीज या निसल ग्रैन्यूल्स जो रहते हैं, दे आर नथिंग बट क्लस्टर्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे बंचेस हैं,
और इन्हीं बंचेस को जो थोड़े ग्रैन्युलर फॉर्म में दिखते हैं उनको मैंने एक नाम दिया हुआ है और वो नाम है नेसल बॉडीज। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ नेसल बॉडीज। नेसल बॉडीज का फंक्शन क्या होता है? सो दीज नेसल बॉडीज अलॉन्ग विद द राइबोसोम्स, ठीक है। हमने प्रोटीन सिंथेसिस आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, ठीक है। और आपको मालूम है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब हम सेल पढ़ रहे थे तब भी हमने ये सारी चीज़ें देखी है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स का काम जो रहता है, राइबोसोम्स जो रहते हैं दे प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वो प्रोटीन्स को एनकैप्सुलेट करने का काम करता है, या कहा जाए कि उसकी फिनिशिंग का काम करता है, ठीक। सो राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलाकर प्रोटीन सिंथेसिस को कंप्लीट करते हैं, यानी प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं, और वही काम करती है नेसल बॉडीज़ भी, ठीक है। सो मैंने कहा कि फ्री राइबोसोम्स रहेंगे साइटोप्लाज्म में और नेसल बॉडीज़ रहेंगी जो कुछ और नहीं है बल्कि दे आर क्लस्टर्स, दे आर बंचेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दे ऑल टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स। ये दोनों क्या करते हैं? न्यू प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये न्यू प्रोटीन्स का काम क्या रहता है? सो दे पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की ग्रोथ और न्यूरॉन के रीजनरेशन या न्यूरॉन के रिपेयर के लिए जो रहता है कंटिन्यूसली प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट रहता है। न्यूरॉन्स की जो कंटेंट्स है वो कंटिन्यूसली बनती और कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय होती रहती है। तो नई कंटेंट्स बनाना और न्यूरॉन को जिंदा रखना, उसको अलाइव रखना, ठीक है, उसके लिए जो नए प्रोटीन्स का काम पड़ेगा वो सिंथेसाइज करने का काम करती है नेसल बॉडीज, ठीक है। सो आई होप कि आपके लिए ये पॉइंट क्लियर रहेगा। नेसल बॉडीज क्या करती है? तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू प्रोटीन्स, एंड दीज प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन एंड फॉर रीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन, और ये आप कह सकते हैं कि फॉर मेंटेनेंस ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक। जैसे कि आपको मालूम है, फिर से बता रहा हूँ कि न्यूरॉन्स सेल डिवीजन में नहीं जा सकते। सो एक न्यूरॉन जो बन गया वो लाइफ टाइम रहेगा। अब लाइफ टाइम रहेगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी उसकी कंपोनेंट्स ब्रेक होती रहेगी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियाज बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज उसके बाद में डिस्ट्रॉय होते हैं, तो नए माइटोकॉन्ड्रियाज को बनाना, नए एंजाइम्स को बनाना, ठीक है। सो ये सारे काम जो है यानी ऑलवेज मतलब वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्ड है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करेगा? तो नेसल बॉडीज़ हेल्प करती हैं, ठीक है। अब ऐसा कोई स्ट्रक्चर दूसरे सेल्स में क्यों नहीं रहता है? मतलब नेसल बॉडीज हमने जनरली दूसरे सेल्स में नहीं पढ़ा, तो उसका एक कॉमन सा रीज़न आप बोल सकते हो कि भाई दूसरे सेल्स जो हैं दे अंडरगो सेल डिवीजन, दे मल्टीप्लाई, दे डिवाइड, उनके नए सेल्स बनते हैं लेकिन न्यूरॉन्स के नए सेल्स नहीं बनते। तो न्यूरॉन्स को रेगुलर मेंटेनेंस जो है वो भी लगता है, खासतौर पे पेरिफेरल न्यूरॉन्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक। सो आई होप कि ये पॉइंट आपके लिए क्लियर है कि इसका काम क्या है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया कि नेसल बॉडीज़ का काम है जनरेशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स। ये न्यू प्रोटीन्स आपको क्यों चाहिए? फॉर ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स, फॉर रीजनरेशन ऑफ, एंड ऑल्सो फॉर रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड एक्सॉन्स, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरॉन्स, ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं इनकी लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे यहाँ से सेंट्रल बॉडी से मेरे स्पाइनल कॉर्ड चल रहा है और मेरी स्पाइनल कॉर्ड से एक न्यूरॉन निकल के मेरे हाथ के इस कॉर्नर तक जा रहा है, ठीक है। सो काफ़ी बड़ा है, उसकी लेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन माई ब्रेन। मेरा ब्रेन तो यहीं के यहीं ख़त्म हो गया ना, ठीक है, लेकिन ये न्यूरॉन का लेंथ तो ज़्यादा है। अब लेंथ ज़्यादा है तो वियर एंड टीयर और डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, इंजरीज होने के चांसेस भी ज़्यादा है, ठीक है। अब दोबारा से तो बन नहीं सकता, तो उसके मेंटेनेंस के लिए जो है हमको इस टाइप के स्ट्रक्चर्स चाहिए। सो आई होप कि नेसल बॉडीज से रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर होगा। इसके अलावा सेल बॉडीज़ में क्या रहता है? तो आपको सेल बॉडीज़ में माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिल जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, बिटवीन सेल बॉडी टू एक्सॉन एंड एक्सॉन टू सेल बॉडी। सो न्यूरॉन के ही अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम रहेगा, ठीक है, वो करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब वो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ें रहती है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स जो रहते हैं वो एक तरह का साइटोस्केलेटन तैयार करते हैं जो आपके न्यूरॉन को, जैसे आपका घर रहता है ना, घर में पिलर्स रहते हैं, ये पिलर्स हमारे पूरे घर का हमारी पूरी एक बिल्डिंग का उसका शेप और उसको सपोर्ट करते हैं, उसका शेप प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से ये न्यूरोफाइब्रिल्स जो रहते हैं दे मेंटेन द शेप एंड दे प्रोवाइड द फिजिकल सपोर्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक। अब
एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमबीबीएस वगैरह कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हो कि लिपोफुसिन करके एक येलोइश ब्राउन पिगमेंट जो रहता है वो न्यूरॉन्स के अंदर में जनरेट होना स्टार्ट होता है। और ये जो ब्राउनिश पिगमेंट रहता है, जैसे मैंने कहा कि न्यूरॉन नए नहीं बनते हैं ना, तो एक बार जो न्यूरॉन बना वो टिल दी एंड ऑफ माई लाइफ वो तब तक मेरी बॉडी में रहेगा, ठीक है। तो इस टाइम में क्या होता है कि ये जो एजिंग न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर में लाइसोसोम्स के कुछ छोटे छोटे बंच बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये लाइसोसोम के जो बंच रहते हैं यही एक्चुअल में ये येलोइश ब्राउन कलर की पिगमेंट्स रहती हैं, जिसको लिपोफुसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, नीट पॉइंट ऑफ व्यू इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। आप इसको याद नहीं रखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके सिलेबस में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है नर्व फाइबर, ठीक। नर्व फाइबर, अब ये नर्व फाइबर कहाँ से आ गए? मैंने तो कहा था कि भाई न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हैं, है ना। हमने कहा था कि बेसिकली न्यूरॉन के 3 पार्ट है, सेल बॉडी रहेगा, डेंड्राइट्स रहेंगे, सेल बॉडी रहेगा, डेंड्राइट्स रहेंगे और एक्सॉन रहेगा, ठीक। अब सेल बॉडी हमने देख लिया, ठीक है। फाइबर्स जो रहते हैं, ठीक है, फाइबर्स आर नथिंग बट प्रोजेक्शंस मतलब एक न्यूरॉन्स से जो अलग अलग पार्ट्स निकल रहे हैं, जो अलग अलग पार्ट्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फाइबर्स, ठीक है। सो नर्व फाइबर्स जो है, एक और नर्व फाइबर है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है स्पेसिफिकली न्यूरॉन से निकलने वाले पार्ट्स की, न्यूरॉन से निकलने वाले प्रोजेक्शंस की। तो न्यूरॉन से 2 टाइप के प्रोजेक्शंस बाहर निकलते हैं, जिसमें से एक को मैं कहता हूँ डेंड्राइट्स और दूसरे होते हैं एक्सॉन्स, ठीक है। तो डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स बोथ आर द टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स, दोनों भी क्या है, एक टाइप के नर्व फाइबर्स हैं जो कहाँ से निकलते हैं, तो सेल बॉडी से इमर्ज होते हैं, या दे कम आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। तो अगर मैं एक बुकिश डेफिनेशन आपको बताऊं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, द प्रोजेक्शंस विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड एज नर्व फाइबर्स, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस, वन इज कॉल्ड एज डेंड्राइट, अनदर वन इज कॉल्ड एज एक्सॉन, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं डेंड्राइट्स की तरफ और थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या होते हैं। डेंड्राइट्स मोस्टली क्या होते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स में रहते हैं। नंबर ऑफ डेंड्राइट्स जो रहते हैं वो न्यूरॉन से निकलते हैं। इसके मतलब इसी पर डिपेंडेंट अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी हैं न्यूरॉन के, वो बाद में देखेंगे, बट मोस्ट कॉमनली डेंड्राइट्स जो रहते हैं दे आर मल्टीपल इन फॉर्म्स, ठीक। अब इनको नाम क्यों दिया गया डेंड्राइट्स, क्योंकि ये जैसे आपने देखा ना, एक झाड़ की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, एक ट्री की बहुत सारी ब्रांच की ब्रांच, फिर उस ब्रांच की ब्रांच, ठीक। तो ऐसी ब्रांचिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसी तरह की ब्रांचिंग चाहिए डेंड्राइट्स में भी देखने को मिलती है। तो डेंड्राइट्स का मतलब होता है लिटिल ट्रीज, ठीक। उस पर से ही उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ब्रांचिंग जैसे दिखता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया है लिटिल ट्रीज, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि ये मल्टीपल होते हैं, लेकिन एक्सॉन एक और टाइप का प्रोजेक्शन है। एक्सॉन सिर्फ एक ही होता है, एक न्यूरॉन में एक ही एक्सॉन देखने को मिलेगा आपको, लेकिन एक न्यूरॉन में मल्टीपल डेंड्राइट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, उसको मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। न्यूरॉन्स, अगर आप ये पॉइंट देख रहे हैं तो हम न्यूरॉन्स को डेंड्राइट्स को रिसीविंग पोर्शन कहते हैं या इनपुट पोर्शन कहते हैं। रिसीविंग पोर्शन किसको कहते हैं, जो कोई पर्टिकुलर चीज़ को रिसीव करता है, ठीक। जो पर्टिकुलर चीज़ को रिसीव करता है उसको हम कहते हैं रिसीविंग पोर्शन, ठीक। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये एक न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट्स है, जैसे मैंने बोला प्रोजेक्शंस होते हैं, बाहर निकलते हैं। सो ये डेंड्राइट्स है, ये अंदर जो देख रहे हो ये सेल बॉडी है, इसको मान के चलो कि ये एक्सॉन है, और ये मान के चलो कि ये एक्सॉन का एंड है, जिसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड दे आर कनेक्टेड विद द सेल। अब ये मान लीजिए कि मेरा हार्ट है और यहाँ पर मेरे हार्ट का सेल है,
और यहाँ पर मेरा ब्रेन है, ये न्यूरॉन ये मेरे ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक। अब मेरे ब्रेन को, मेरे हार्ट को एक सिग्नल देना है कि भाई हार्ट रेट को बढ़ाना है, ठीक है। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सडनली मेरा डिमांड बढ़ गया, मसल्स का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना है तो ब्लड सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए मेरे को हार्ट रेट बढ़ाना है, ठीक है। अब मेरे ब्रेन को, मेरे हार्ट को एक मैसेज देना है कि भाई हार्ट रेट बढ़ाओ, ठीक है, बूस्ट अप द स्पीड। अब हमारी बॉडी में कोई भी काम जो है, कोई भी फंक्शन जो है, वो इन्हीं मैसेजेस के थ्रू होता है, केमिकल्स के थ्रू होता है, ठीक है। आपने कभी ऐसा सोचा है, कभी ऐसा सुना है कि भाई मैं सडनली भाग रहा हूँ, मेरी बॉडी का रिक्वायरमेंट बढ़ गया क्योंकि मसल एक्टिविटी बढ़ गई तो ब्लड सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो कभी ऐसा हुआ क्या कि आपके ब्रेन ने ऐसी आवाज़ निकाली कि ओ भाई हर्ट, अरे हेलो सुनो ज़रा सा, हार्ट रेट बढ़ाओ ज़रा, थोड़ा ज़्यादा ब्लड सिक्रीट करो, उधर मसल्स को काम है आपको ब्लड का। ऐसा नहीं होता है ना। सो फिर मेरा ब्रेन जो है वो मेरे हार्ट को किस तरह से मैसेज देगा, ठीक। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस भद्दा सा जोक, मतलब इतना घटिया एग्जाम्पल देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सोच कर देखो, ठीक है। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन हमारी बॉडी से कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो वो कम्युनिकेट करता है केमिकल्स और ये जो करंट मैंने बताया था ना आपको, नर्व इम्पल्स, इसके थ्रू। तो मेरा ब्रेन क्या करेगा, मेरा ब्रेन इस वाले न्यूरॉन में करंट जनरेट कर लेगा, या उसको मैं कहता हूँ इम्पल्स। ये इम्पल्स कंडक्शन जनरेशन हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तो इस वाले न्यूरॉन में क्या हुआ, ये मैसेज जनरेट हो गया। अब ये मैसेज इस पूरे न्यूरॉन में जाएगा, ठीक। बट यहाँ तो न्यूरॉन ख़त्म हो गया। फिर अब ये न्यूरॉन, अब ये मैसेज, ये इम्पल्स आगे वाले न्यूरॉन तक कैसे जाएगा, ठीक है। सो अब ये न्यूरॉन क्या करेगा, ये कुछ केमिकल सिक्रीट कर देगा, ये वाला न्यूरॉन, ठीक है। ये खाली जो स्पेस देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं सिनेप्स। आगे और डिटेल में देखेंगे। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है, और न्यूरॉन और एन इफेक्टर सेल इज कॉल्ड एज सिनेप्स। तो ये जो स्पेस है इसको मैं कहता हूँ सिनेप्स। अब इस सिनेप्स में क्या कर देगा, ये वाला फर्स्ट वाला न्यूरॉन, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये फर्स्ट न्यूरॉन, ये सेकेंड न्यूरॉन, ठीक है। सो फर्स्ट वाला न्यूरॉन क्या करेगा, ये इम्पल्स आया यहाँ तक के, इसके एंड तक के, अब इट विल सिक्रीट सम केमिकल्स, ये कुछ केमिकल सिक्रीट कर देगा। अब ये केमिकल्स को रिसीव करेंगे, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, इस केमिकल्स को रिसीव करेंगे डेंड्राइट्स ऑफ सेकेंड न्यूरॉन, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं, डेंड्राइट्स आर रिसीविंग इम्पल्स, या फिर ये क्या कर रहे हैं, ये मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या कहा कि डेंड्राइट्स आर रिसीविंग पार्ट्स, या फिर इनपुट पोर्शंस जो है हम डेंड्राइट्स को कहते हैं, क्योंकि हर बार जब भी मैसेज न्यूरॉन से जाएगा तो उस मैसेज को रिसीव करेगा डेंड्राइट, ठीक है। तो ये जो कंडक्शन मैंने आपको बताया ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये कंडक्शन यूनिडायरेक्शनल रहेगा। हर बार जब भी कोई इंपल्स जाएगा तो वो डेंड्राइट से होते हुए एक्सॉन में जाएगा, कभी भी एक्सॉन से होते हुए डेंड्राइट में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो केमिकल रहने दीजिए या फिर नर्व इम्पल्स रहने दीजिए, एक्शन पोटेंशियल रहने दीजिए, उसको रिसीव कौन कर रहा है, डेंड्राइट कर रहा है। इसीलिए मैंने डेंड्राइट को क्या बोला कि ये भाई एक टाइप के रिसीविंग पोर्शंस है या इनपुट पोर्शंस है, ठीक। अब जैसे ही ये डेंड्राइट्स ने ये केमिकल को रिसीव किया, यानी ये डेंड्राइट्स को मैसेज मिल गया, और जैसे ही ये डेंड्राइट को मैसेज मिला, ये क्या करेगा, ये फिर से अपना इम्पल्स यानी कि करंट, इम्पल्स यानी करंट डेवलप करेगा। फिर ये इम्पल्स इस सेकेंड न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा और फिर इसकी एंड में जाएगा। जैसे ही ये करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसकी एंड पे पहुंचेगा, ये एक और केमिकल सिक्रीट करेगा और फिर इस केमिकल को रिसीव करेंगे मेरे हार्ट के सेल्स। और जैसे ही ये वाला केमिकल मेरे हार्ट के सेल्स तक पहुंचा, मेरे हार्ट के सेल्स को मैसेज मिल गया कि भाई हार्ट रेट बढ़ाना है, और इस तरह से मेरा ब्रेन मेरे हार्ट को मैसेज देता है कि हार्ट रेट बढ़ाना है, ठीक है। और अगर हार्ट रेट कम करना है तो भी इसी तरह का मैसेज जाएगा, बस न्यूरॉन्स अलग होंगे, सिक्रीट होने वाले केमिकल्स अलग रहेंगे, ठीक है, जो हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देख चुके हैं, ठीक। तो आई होप कि ये पॉइंट आपके लिए क्लियर है। मैंने आपको बताया कि भाई नर्व कंडक्शन जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, और हर बार वो जो मैसेज है, वो जो इम्पल्स है, ठीक, उसको
या फिर वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिसीव कौन कर रहा है, डेंड्राइट्स कर रहे हैं, इसीलिए हम डेंड्राइट्स को क्या कहते हैं कि डेंड्राइट्स रिसीविंग चेम्बर्स होते हैं। ठीक, अब बहुत आगे थोड़ा स्पीड से बढ़ते हैं और डेंड्राइट से रिलेटेड कुछ और बात करते हैं। तो डेंड्राइट्स यूजुअली शॉर्ट होते हैं, टेपर्ड होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस रहती है, इसीलिए तो उसको लिटिल ट्री या डेंड्राइट नाम ही उस वजह से दिया हुआ है। ठीक है, डेंड्राइट का जो साइटोप्लाज्म रहता है उसमें भी आपको सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियाज देखने को मिलेंगे, और जो निसल बॉडीज सेल बॉडीज़ में थी न्यूरॉन के, वो निसल बॉडीज़ या वो निसल ग्रैन्यूल्स जो रहते हैं वो आपको डेंड्राइट में भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सो आई होप कि डेंड्राइट से रिलेटेड ये पार्ट जो है वो क्लियर रहेगा। ठीक, अब बहुत क्विकली हम क्या करेंगे, हम एक्सॉन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन बाकी पॉइंट्स जो रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताता हूँ। ठीक है, एक्सॉन्स जैसे मैंने कहा कि दे आर अनदर टाइप ऑफ नर्व फाइबर, they are another type of projections which are coming out from the cell body। तो सेल बॉडी से निकलने वाले एक और टाइप के प्रोजेक्शंस हैं, ये है एक्सॉन। और एक्सॉन एक ही निकलता है, एक न्यूरॉन से एक ही एक्सॉन निकलेगा। जैसे ये अभी आपको मैंने कुछ एग्जांपल दिखाई है, कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने जो आपको अभी बना के बताए, ये स्ट्रक्चर्स। तो इसमें देखिए डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं, लेकिन हर न्यूरॉन से एक ही एक्सॉन निकल रहा है, एक ही एक्सॉन निकल रहा है। ठीक है, सो सेल बॉडी से एक कहिए कि एक extension या एक projection which is coming out from the cell body and that projection, that single projection is called as axon। ठीक है, axon बना है word axis से क्योंकि वो single रहता है और center से निकलता है। ठीक, so उसको जो नाम आया है वो axis से आया है। so axon का मतलब होता है axis। ठीक, axon का काम क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए, axon का काम होता है ट्रांसफ़र ऑफ नर्व इम्पल्स। axons are responsible for transfer of nerve impulse। ठीक है, नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नर्व इम्पल्स लेके जाएगा, या फिर एक न्यूरॉन से जो इफेक्टर सेल है, जैसे अभी मेरे हार्ट का सेल था है ना, सो न्यूरॉन से हार्ट के सेल तक जो मैसेज लेके जाना है वो लेके जाएगा एक्सॉन। तो एक्सॉन का काम होता है इस नर्व इम्पल्स को, इस करंट को ट्रांसपोर्ट करना, प्रोपगेट करना या फिर प्रोपेल करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, तो इस तरह से एक्सॉन्स काम करते हैं। सो एक्सॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग, फॉर ट्रांसपोर्टिंग, फॉर प्रोपगेटिंग द नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, और द नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू मसल सेल्स, और फ्रॉम न्यूरॉन टू ऑर्गन सेल्स, और फ्रॉम न्यूरॉन टू ग्लैंडुलर सेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, दूसरी चीज़, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन्स क्या होते हैं, तो एक्सॉन्स आर कंपेरेटिवली लॉन्ग, डेंड्राइट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहते हैं, पेरिफेरल न्यूरॉन्स में तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहते हैं, थोड़े सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और जिस पॉइंट पे वो सेल बॉडी से निकलते हैं उसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, सो द पॉइंट फ्रॉम विच न्यूरॉन्स ओरिजिनेट और न्यूरॉन्स कम आउट फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक, या अगर मैं इसी स्ट्रक्चर पे दोबारा जाऊं तो आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं जहां ये एक्सॉन ये सेल बॉडी से निकल रहा है, मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक्सॉन हिलॉक है, एक्सॉन हिलॉक है। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। सो द पॉइंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम विच एक्सॉन अराइजेज, एक्सॉन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेल बॉडी, इट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। ठीक, अब एक और बात ध्यान से सुनिए, एक्सॉन हिलॉक के पास में ही एक और छोटा सा पोर्शन रहता है जिसको हम कहते हैं इनिशियल सेगमेंट। इनिशियल सेगमेंट, ठीक है, ये नर्व कंडक्शन में बहुत काम में आएगा। ठीक, सो देयर इज अ पार्ट विच इज प्रेजेंट नियर एक्सॉन हिलॉक एंड इट इज कॉल्ड एज इनिशियल सेगमेंट। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड एक जोन आपको बताना है, एक पॉइंट आपको बताना है, वो ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैंने कहा कि सेल बॉडी से जहाँ से एक्सॉन निकलेगा उस पार्ट को मैंने बोला एक्सॉन हिलॉक, और मैं बोल रहा हूँ कि एक्सॉन हिलॉक के पास में ही एक और पार्ट है जिसको हम इनिशियल सेगमेंट कहते हैं। ठीक, अब ये एक्सॉन हिलॉक और ये इनिशियल सेगमेंट के जो बीच का पोर्शन है, जो जंक्शन है, द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन हिलॉक एंड द इनिशियल सेगमेंट इज कॉल्ड एज ट्रिगर जोन। द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन हिलॉक एंड initial segment is called as trigger zone, and trigger zone वो एरिया है जहाँ से नर्व इम्पल्स
नर्व इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, ट्रिगर जोन वो पार्ट है जहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स में ये ट्रिगर जोन अलग अलग लोकेशंस पे रहता है, वो आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है। कुछ और पॉइंट्स एक्सॉन से रिलेटेड, एक्सॉन्स के अंदर में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल तक ले जानी होती है, सो ये काम होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू। कुछ चीज़ें होती है जो एक्सॉन टर्मिनल से वापस ले जानी होती हैं सेल बॉडी में, ये काम भी करने का, ये सब भी करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम। माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर देते हैं, स्ट्रक्चर को मेनटेन करके रखते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि एक्सॉन के अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। अब अगर जहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, इसका मतलब एक्सॉन्स में प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होते। ठीक है, सो न्यूरॉन के दो पार्ट, बेसिकली तीन पार्ट है, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। ठीक है, जिसमें से प्रोटीन सिंथेसिस सिर्फ सेल बॉडी में होगा और डेंड्राइट्स में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स और नेसल बॉडीज़ हैं, यानी राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, लेकिन एक्सॉन में नेसल बॉडी भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है। इसका मतलब एक्सॉन्स के अंदर में प्रोटीन सिंथेसिस होना पॉसिबल नहीं है। अब अगर एक्सॉन्स में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता तो एक्सॉन को प्रोटीन्स, एंजाइम्स और एक्सॉन टर्मिनल्स को एंजाइम्स कहाँ से मिलते हैं? तो वो जाते हैं सेल बॉडी से बनकर। ठीक, इसीलिए आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स की ज़रूरत है। ठीक है, और एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी लगता है जो हम बाद में बताएंगे, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, सो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर रहेगा। इसके अलावा एक्सॉन के अंदर भी साइटोप्लाज्म रहता है। एक्सॉन में जो साइटोप्लाज्म रहता है इसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक, अब एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, जो मेम्ब्रेन रहता है उसको एक और नाम दिया हुआ है, उसको कहते हैं एक्सोलेमा। लेमा का मतलब होता है शीट, कवरिंग। ठीक, सो एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको बोला एक्सोप्लाज्म, एंड द कवरिंग और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन्स इज कॉल्ड एज एक्सोलेमा। इसके अलावा एक और पॉइंट एक्सॉन से रिलेटेड, बहुत दफ़ा क्या होता है, देयर आर सम एक्सॉन्स, जैसे ये मान लेते हैं कि एक न्यूरॉन है। ठीक, ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, ये अंदर का न्यूक्लियस और ये है एक्सॉन। ठीक है, so sometimes there are some branches coming out from the axons। ठीक है, कुछ परपेंडिकुलर ब्रांचेस होती हैं जो एक्सॉन से निकलती है और इन ब्रांचेस को कोलेटरल एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, द ब्रांचेस विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सॉन्स आर कॉल्ड एज कोलेटरल एक्सॉन्स। ठीक, एक और पॉइंट, द एंड टर्मिनल्स और द एंड पोर्शंस ऑफ एक्सॉन्स आर कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल्स। द टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन, जहाँ पर एक्सॉन ख़त्म होता है उसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल या फिर एक्सॉन टीलोडेंड्रिया या टेलोडेंड्रिया। एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन टेलोडेंड्रिया हम उसको बोलते हैं एक्सॉन के एंड को। ठीक है, आगे मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा। और एक लास्ट पॉइंट जो है आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स, कि एक्सॉन का जो टर्मिनल रहता है, वहाँ पर देर आर सम वेसिकल्स, सम सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स which are present in the axon terminals are called as synaptic vesicles। याद रखिए, एक्सॉन के जो एंड्स हैं, एक्सॉन के जो एंड है एक्सॉन टर्मिनल, वहाँ पर कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको सिनेप्टिक एंड या सिनेप्टिक बल्ब या सिनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये टर्म यूज़ किया हुआ है, सिनेप्टिक नॉब यूज़ किया हुआ है। द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन अपीयर्स लाइक अ स्वेलिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन बल्ब और एक्सॉन नॉब। याद रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि इन द एक्सॉन टर्मिनल देयर आर सम सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दीज सैक्स आर कॉल्ड एज synaptic vesicles, and these synaptic vesicles they store a very important chemical which is called as
न्यूरोट्रांसमीटर, इसी को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसके आगे के सेगमेंट्स जो रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताता हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं जो जो स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं उनके बारे में। दिस डायग्राम इज राइट फ्रॉम योर NCERT, इट इज़ टेकन फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक। देखिए ये सेल बॉडी है, इतना पार्ट सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, ये जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स आप देख रहे हैं इनको कहते हैं नेसल बॉडीज़। काम मैंने आपको बताया हुआ है। ये जो प्रोजेक्शंस है देखिए मल्टीपल प्रोजेक्शंस, इन मल्टीपल प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं कि ये डेंड्राइट्स हैं। उसके बाद में ये जो पॉइंट है जहाँ से एक्सॉन निकलता है इसको मैं कहूँगा एक्सॉन हिलॉक। यहीं पर एक पोर्शन रहेगा जिसको मैं कहूँगा इनिशियल सेगमेंट, ठीक है। एक्सॉन हिलॉक और इनिशियल सेगमेंट के बीच में एक पार्ट रहेगा जिसको मैं कहूँगा ट्रिगर जोन, ट्रिगर जोन, ठीक। उसके बाद में ये बचा हुआ पार्ट जिसमें आप ऊपर कुछ सेल्स वगैरह देख रहे हो, ये आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये पूरा का पूरा एक्सॉन टर्मिनल है। मैंने कहा कि एक्सॉन टर्मिनल में कुछ स्वेलिंग वाला पार्ट रहेगा जिसको एक्सॉन नॉब या एक्सॉन बल्ब भी कहते हैं या एंड बल्ब भी कहते हैं, एंड बल्ब भी कहते हैं। अब इनके अंदर में आपको देखने को मिलेगी कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको मैं कहूँगा सिनेप्टिक वेसिकल्स, और सिनेप्टिक वेसिकल्स में रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। अब एक थोड़ा इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये है सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस जैसे आपको बोला था, बाकी सारे कंपोनेंट्स रहेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियाज रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, राइबोसोम्स वगैरह रहेंगे, नेसल बॉडीज़ रहेगी। तो ये देखिए ये सब कुछ है इस सेल बॉडी के अंदर। इस तरह के जो प्रोजेक्शंस आप देख रहे हो मल्टीपल प्रोजेक्शंस, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक। फिर न्यूरोफाइब्रिल मैंने आपको कहा था स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए रहता है। इसके बाद में साइटोप्लाज्म रहेगा और दूसरी कंटेंट रहेगी। फिर आपको कहा था कि जहाँ से एक्सॉन निकलेगा उसको हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, और एक्सॉन हिलॉक के नज़दीक एक सेगमेंट होगा जिसको इनिशियल सेगमेंट कहते हैं, और दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा जिसको मैं ट्रिगर जोन कह सकता हूँ। फिर मैंने आपको ये कहा था कि एक्सॉन से, कुछ एक्सॉन से क्या होती हैं, उनकी ब्रांचेस निकलती हैं, इन ब्रांचेस को हम एक्सॉन कोलेटरल कहते हैं, ठीक है। अब ये आपका मेन एक्सॉन है, इसके अंदर में साइटोप्लाज्म होगा जिसको मैंने एक्सोप्लाज्म बोला, और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने एक्सोलेमा कहा, एक्सोलेमा कहा। इस कवरिंग को फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम उसको कवर करेंगे। फिर थोड़ा एंड में आ जाइए, ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो, दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल, इसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहेंगे। और एक्सॉन टर्मिनल में अगर आप देखोगे तो आपको बोला था कि एक्सॉन टर्मिनल के जो एंड्स रहेंगे वहाँ पे स्वेलिंग्स रहेगी, वो स्वेलिंग्स को हमने कहा कि ये बल्ब्स हैं या फिर नॉब्स हैं, और अंदर होंगे फिर से वही बात सिनेप्टिक वेसिकल्स या स्टोरेज वेसिकल्स। उसमें क्या रहता है, तो उसमें रहता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें रहेगी वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। थैंक यू।